हेलो फ्रेंड्स, रेडिफाई बुक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग टू थिंक स्ट्रेटेजिकली बाय जूलिया स्लोन बुक के बारे में। राहुल एक मिड लेवल मैनेजर था जो एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा था। काम का दबाव बहुत था और हर दिन की शुरुआत डेडलाइंस और टारगेट से होती थी। हर मीटिंग में वही बातें दोहराई जाती थीं। प्लान बनाओ, टारगेट सेट करो, एक्सीक्यूशन स्ट्रांग रखो। राहुल को यह सब आता था। वह एक अच्छा प्लानर था, लेकिन फिर भी उसे लगने लगा था कि जैसे कुछ मिसिंग है। एक दिन कंपनी ने सभी मिड लेवल मैनेजर्स के लिए एक लीडरशिप वर्कशॉप रखी। वहां एक सीनियर कंसल्टेंट आई, मिसेस साक्षी शर्मा। उन्होंने सेशन की शुरुआत एक सवाल से की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? और पूरा रूम चुप हो गया। राहुल के मन में भी यही सवाल घूमने लगा। प्लानिंग तो उसे आता था, टाइमलाइन बनाना, रिसोर्सेस असाइन करना, काम को एग्जीक्यूट करना। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यह क्या अलग होता है? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग न है भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में। इट्स अबाउट इमेजिनिंग मल्टीपल पॉसिबल फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग फॉर देम। यह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि समझने की स्किल है कि बदलाव कैसे हो सकता है और उसमें हम कैसे रेलेवेंट बने रह सकते हैं। यह बात राहुल के दिमाग में घर कर गई। अगले हफ्ते राहुल को एक नया प्रोजेक्ट मिला। रूरल मार्केट के लिए एक नए प्रोडक्ट लाइन का पायलट प्लान बनाना। राहुल ने सोचा कि जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स करता है, वैसे ही इस बार भी करेगा। मार्केट सर्वे करवाओ, कॉम्पिटिटर्स को देखो, प्राइस स्ट्रेटेजी बनाओ और लॉन्च प्लान रेडी करो। लेकिन इस बार कुछ अलग करना था। उसे याद आया, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं, बल्कि बिगर पिक्चर देखना है। राहुल ने सबसे पहले अपनी टीम के साथ एक छोटा सेशन रखा जहां उसने सबको एक सवाल पूछा, अगर हम यह प्रोडक्ट आज लॉन्च करते हैं और मार्केट पूरी तरह बदल जाती है 1 साल में, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? टीम थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। एक ने कहा, सर, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, हम तो अभी के हिसाब से सोचते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, एक्जैक्टली, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसी सोच को बदलना है। अब टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। उन्होंने सोचा कि रूरल मार्केट में अगले 5 सालों में क्या बदलाव हो सकते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट कॉमन होगा, विमेन डिसीजन मेकर्स बनेगी और सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब जो प्लान उन्होंने बनाया वह सिर्फ आज के मार्केट के लिए नहीं था, बल्कि अगले 5 सालों की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर था। उन्होंने 3 पैरेलल प्रोडक्ट मॉडल्स तैयार किए, एक करंट कंडीशंस के लिए, एक डिजिटली इनेबल्ड मार्केट के लिए और एक विमेन सेंट्रिक कैंपेन के लिए। यही था स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पहला रियल यूज राहुल के करियर में। अब उसे समझ आने लगा था कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में असली फर्क क्या होता है। प्लानिंग में हम करंट रिसोर्सेज और सिचुएशंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हम फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, भले वह अनसर्टेन हो। कुछ दिन बाद इंटरनल रिव्यू मीटिंग में जब राहुल ने अपना प्लान और रीजनिंग एक्सप्लेन किया तो सभी सीनियर लीडर्स इंप्रेस थे। एक डायरेक्टर ने कहा, यू आर नॉट जस्ट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यू आर थिंकिंग लाइक ए स्ट्रेटेजिस्ट। राहुल को वह लाइन बहुत पसंद आई। अब राहुल की सोच बदलने लगी थी। जहां पहले वह हर चीज में एग्जीक्यूशन और डेडलाइंस पर फोकस करता था, अब वह हर काम की डीपर मीनिंग और लॉन्ग टर्म रेलेवेंस पर ध्यान देने लगा था। एक और इंसिडेंट हुआ जिसने राहुल की सोच को और शार्पन किया। कंपनी में रूमर चल रही थी कि एक फॉरेन ब्रांड भारत में एंट्री लेने वाला है और वह रूरल मार्केट को टारगेट करेगा। कुछ मैनेजर्स डर गए। अब लगा था। एक और इंसिडेंट हुआ जिसने राहुल की सोच को और शार्पन किया। कंपनी में रूमर चल रही थी कि एक फॉरेन ब्रांड भारत में एंट्री लेने वाला है और वह रूरल मार्केट को टारगेट करेगा। कुछ मैनेजर्स डर गए। अब हमारा नया प्रोडक्ट क्या करेगा? सब मारा जाएगा। लेकिन राहुल ने काल्मली कहा, लेट्स नॉट पैनिक, लेट्स मैप आउट ऑल पॉसिबल सिनारियोज। उसने एक टीम बनाई और उन्होंने उस फॉरेन ब्रांड के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया। फिर राहुल ने सोचा, अगर यह कॉम्पिटिटर आया तो रूरल कंज्यूमर को क्या अलग मिलेगा और हम क्या ऐसा दे सकते हैं जो वह नहीं दे सकता। उन्होंने पाया कि उनकी कंपनी लोकल कल्चर और लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से समझती है,
जबकि फॉरेन ब्रांड एक जेनेरिक अप्रोच से आ रहा था। तो राहुल ने अपनी टीम के साथ एक फ्लेक्सिबल मॉडल बनाया जिसमें लोकल इन्फ्लुएंसर्स, विलेज बेस्ट माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स और हाइपर लोकल कैंपेन्स का रोल था। प्लान ऐसा था कि अगर कॉम्पिटिटर आया तो भी वह रेलेवेंस बनाकर रखेगा। यही था स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सिचुएशन का इमेजिनेशन करना, उसमें अपनी पोजीशन डिफाइन करना और पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर रहना। धीरे धीरे राहुल अब जूनियर मैनेजर्स को भी यही सिखाने लगा। वह कहता, प्लानिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं तो आप केवल प्रतिक्रिया करेंगे, नेतृत्व नहीं। एक दिन राहुल के जूनियर विशाल उसके पास आया और बोला, सर, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे डर लगता है कि मैं फ्यूचर इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। राहुल ने कहा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना नहीं है और न ही यह कोई मैजिक है। यह एक हैबिट है क्यूरोसिटी रखने की, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की और पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहने की। उसने एक सिंपल एनालॉजी दी। मान लो तुम एक चेस प्लेयर हो। अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट मूव के बारे में सोचते हो तो तुम कभी गेम नहीं जीतोगे। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर तुम सोचो कि 5 मूव्स बाद क्या हो सकता है, अपोनेंट क्या सोच सकता है, तो तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी बदल जाती है। विशाल को बात समझ आ गई। राहुल की यही अप्रोच उसे बाकी मैनेजर से अलग बनाती थी। उसने अपने टीम के अंदर एक कल्चर बनाया जहां आइडियाज डिस्कस होते, इमेजिनेशन को जगह मिलती और फेलियर को भी एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखा जाता। कुछ महीनों बाद जब कंपनी ने एक न्यू बिजनेस यूनिट शुरू करने का प्लान बनाया तो राहुल को उसका हेड बना दिया गया। जब उससे पूछा गया व्हाट मेड यू स्टैंड आउट, तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने राहुल को सिर्फ एक अच्छा प्लानर नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर बना दिया था। अब वह हर चीज को एक ब्रॉडर लेंस से देखता था, चाहे वह एक प्रोजेक्ट हो, मार्केट का ट्रेंड हो या खुद की करियर जर्नी। उसने सीखा कि स्ट्रेटेजी का मतलब रिजिड प्लान नहीं है बल्कि अडेप्टिव माइंडसेट है जो बदलाव को एक्सेप्ट करे, ऑब्जर्व करे और उससे अपॉर्चुनिटीज निकाले। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं बल्कि सोचने का तरीका है, एक हैबिट जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। यह हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाता बल्कि हमें फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनाता है। और सबसे खास बात, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमेशा सर्टेनिटी की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह एक क्लियर डायरेक्शन जरूर देता है और वही डायरेक्शन ही किसी भी अनसर्टेन दुनिया में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। राहुल अब उस लेवल पर पहुंच चुका था जहां उससे केवल एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि नए बिजनेस मॉडल्स और इनोवेशन की उम्मीद की जाती थी। वह अब उसे नई बिजनेस यूनिट का हेड बन चुका था, जिसका नाम था रूरल इनोवेशन डिवीजन। इस डिवीजन का मकसद था गांवों की, जहां उससे केवल एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि नए बिजनेस मॉडल्स और इनोवेशन की उम्मीद की जाती थी। वह अब उसे नई बिजनेस यूनिट का हेड बन चुका था, जिसका नाम था रूरल इनोवेशन डिवीजन। इस डिवीजन का मकसद था गांवों की यूनिक जरूरतों को समझना और उसी हिसाब से नए प्रोडक्ट्स और रिएसीज बनाना। लेकिन राहुल जानता था कि यहां ओल्ड फॉर्मूला काम नहीं आएंगे। उसे अब हर कदम पर कुछ नया सोचना, करना और उससे सीखना होगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि इस डिवीजन का पहला काम होगा एक लो कॉस्ट हाई यूटिलिटी कुकिंग अप्लायंस लॉन्च करना जो बिजली की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी काम कर सके। राहुल ने सोचा, चलो प्लान बनाते हैं। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने ना कोई फैंसी टेम्पलेट उठाया, ना ही किसी बिग कंसल्टिंग फर्म की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट पर भरोसा किया। उसने ग्राउंड रियलिटी से शुरुआत की। राहुल खुद 2 हफ्तों के लिए गांव चला गया, मध्य प्रदेश के 2 छोटे गांवों में। उसने वहां लोगों से बातचीत की, उनके खाना पकाने के तरीके देखें, उनके चैलेंजेस सुने। उसने देखा कि बहुत सारे घरों में एलपीजी नहीं थी, लकड़ी और उपलों से खाना बनता था और कई बार बिजली भी नहीं होती थी। राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा अप्लायंस जो कम बिजली में या बिना बिजली के भी कुछ हद तक काम कर सके और स्मोक फ्री हो। वापस लौटकर उसने अपनी टीम के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा।
अब स्ट्रैटेजी बन रही थी रियल एक्सपीरियंसेस से, न कि एक्सेल शीट्स से। उन्होंने एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया, एक सोलर सपोर्टेड हाइब्रिड कुकर। अब आया एक्शन का टाइम। उन्होंने 50 परिवारों को यह कुकर पायलट टेस्टिंग के लिए दिया और कहा कि वो 30 दिन इसे यूज करें और फीडबैक दें। 30 दिन बाद जो लर्निंग आई उसने सबकी आंखें खोल दी। कुछ ने कहा इसका साइज बहुत बड़ा है, हमारी रसोई में जगह नहीं है। किसी ने कहा हीट कम है, रोटियां ठीक से नहीं पकती, और कुछ ने तो साफ कह दिया हम लकड़ी से ही ठीक हैं। यह नया सिस्टम समझ नहीं आता। टीम में थोड़ी निराशा थी। राहुल ने कहा लेट्स नॉट सी दिस इज फेलियर, लेट्स ट्रीट इट अस फीडबैक। और यहीं से शुरू हुआ असली स्ट्रेटेजिक लर्निंग का साइकिल, एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। उन्होंने बैठकर सारे फीडबैक्स को श्रेणियों में विभाजित किया, यूजेबिलिटी इश्यूज, ह्यूमन इश्यूज और परसेप्शन इश्यूज। फिर उन्होंने 2 बड़े निर्णय लिए। एक, प्रोडक्ट का साइज कम किया जाए और हीटिंग पावर बढ़ाई जाए। दूसरा, एक लोकल डेमो प्रोग्राम शुरू किया जाए जहां लोग अप्लायंस को इस्तेमाल करके सीखें। अब दूसरा वर्जन बनाया गया और इस बार 200 हाउसहोल्ड को दिया गया। 2 महीनों के बाद फिर फीडबैक लिया गया। इस बार रिजल्ट्स बेहतर थे। 70% लोगों ने कहा कि अप्लायंस यूजफुल है और वो इसे खरीदने को रेडी है, अगर प्राइस ठीक हो। राहुल को अब समझ आने लगा था कि स्ट्रैटेजी कोई फिक्स्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। स्ट्रैटेजी एक लिविंग प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन से शेप होती है। जो शुरू में एक आइडिया होता है वह जब तक लोगों के बीच जाकर टेस्ट नहीं होता तब तक वह सिर्फ एक कल्पना है। राहुल अब हर इनिशिएटिव को इसी मॉडल से अप्रोच करता। पहले छोटा स्केल, फिर एक्शन, फिर डीप रिफ्लेक्शन और फिर रिफाइंड स्ट्रैटेजी। उसने अपनी पूरी टीम को भी यही सोच सिखाई। अब हर प्रोजेक्ट के बाद एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सेशन होता जहां सिर्फ यह नहीं पूछा जाता कि क्या अच्छा गया, बल्कि यह भी पूछा जाता हमने क्या सीखा। एक बार उन्होंने एक नया मोबाइल बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम शुरू किया था ग्रामीण रिटेलर्स के लिए। आइडिया था कि रिटेलर्स डायरेक्टली ऐप से ऑर्डर करें जिससे डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। पहले हफ्ते में ही कई कंप्लेंट्स आईं। ऐप समझ नहीं आता, सिग्नल नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। पुराने सिस्टम फिर से शुरू करने की मांग होने लगी। राहुल ने ऐप को फेलियर डिक्लेयर नहीं किया बल्कि कहा दिस इज आवर लर्निंग लैब। फिर उन्होंने खुद रिटेलर से मिलकर जाना कि उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या है। पता, पुराने सिस्टम फिर से शुरू करने की मांग होने लगी। राहुल ने ऐप को फेलियर डिक्लेयर नहीं किया बल्कि कहा दिस इज आवर लर्निंग लैब। फिर उन्होंने खुद रिटेलर से मिलकर जाना कि उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या है। पता चला कि ऐप का यूआई बहुत कॉम्प्लेक्स था और सिग्नल भी कमजोर होने की वजह से वह लोड नहीं होता था। साथ ही रिटेलर्स को ट्रस्ट नहीं था कि डिजिटल ऑर्डर देने से डिलीवरी सही आएगी या नहीं। इस बार उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। ऐप को वॉइस इनेबल्ड बनाया गया जिसमें रिटेलर्स बस बोलकर ऑर्डर प्लेस कर सकते थे लोकल लैंग्वेज में। साथ ही एक ह्यूमन असिस्टेड ऑर्डर वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया ताकि रिटेलर्स को ट्रस्ट बना रहे। अगले 2 महीने में एडॉप्शन रेट 60% से बढ़कर 85% हो गया। यह पूरी जर्नी राहुल के लिए एक नया अनुभव थी। उसने टीम से कहा, स्ट्रैटेजी कोई बोर्डरूम में बैठकर बनती स्टैटिक चीज नहीं है। यह हर एक्शन से इवॉल्व होती है। स्ट्रैटेजी इज लर्निंग इन मोशन। अब राहुल ने अपने ऑफिस में एक बोर्ड लगा रखा था, फेल फास्ट लर्न फास्ट। हर नए एक्सपेरिमेंट के बाद उस पर 3 चीजें लिखी जाती थी, वॉट फ्राइड, वॉट हैपेंड, वॉट वी लर्नड। इससे पूरी टीम में एक ओपन माइंडसेट डेवलप हुआ, जहां गलती को डर की नजर से नहीं, ग्रोथ की नजर से देखा जाने लगा। एक दिन कंपनी के सीईओ खुद राहुल से मिलने आए। उन्होंने पूछा, योर डिवीजन इज शोइंग ग्रेट रिजल्ट्स बट वॉट इज योर अप्रोच बिहाइंड दिस। राहुल ने कहा, वी डोंट फॉलो फिक्स्ड स्ट्रैटेजी टेम्पलेट्स, वी फॉलो साइकिल्स। हम एक्शन लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं और फिर एडाप्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारे लिए एक सवाल है, जवाब नहीं। सीईओ मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, दैट्स द फ्यूचर ऑफ लीडरशिप। राहुल अब एक ऐसा लीडर बन चुका था जो सिर्फ चीजें करता नहीं था बल्कि उनसे सीखता था और हर लर्निंग को स्ट्रैटेजी में बदल देता था।
जहां बाकी लोग हर बार प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट खोलकर स्ट्रेटेजी बनाते थे, वहां राहुल अपने लास्ट अनुभव की डायरी खोलता था। उसने सीखा था कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी फिक्स्ड मॉडल से उसे नहीं समझा जा सकता। जो लीडर सबसे तेज सीखता है, वही सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकता है। अब उसकी टीम में एक कल्चर बन चुका था। ट्राई, लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। स्ट्रेटेजी अब एक साइकिल बन चुकी थी, ना कि एक डॉक्यूमेंट। राहुल की यह जर्नी सिखाती है कि स्ट्रेटेजी कोई फाइनल वर्जन नहीं होती। वह हर एक्शन के बाद बदलती रहती है। जितना ज्यादा हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, उतनी डीप और रियल हमारी स्ट्रेटेजी बनती है। और यही रियल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, एक ऐसी सोच जो रिजिड नहीं फ्लूइड होती है, जो परफेक्शन की नहीं एवोल्यूशन की बात करती है और जो सक्सेस को रिजल्ट नहीं बल्कि प्रोसेस मानती है। यही माइंडसेट राहुल को एक अच्छा मैनेजर से एक विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट बना देता है। राहुल अब रूरल इनोवेशंस डिवीजन को 3 साल से लीड कर रहा था। उसकी टीम ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। कुछ बहुत सफल हुए, कुछ बिल्कुल नहीं चले। पर हर बार टीम ने कुछ नया सीखा और अपने अप्रोच को रिफाइंड किया। अब कंपनी ने राहुल को एक नई रिस्पांसिबिलिटी दी। अर्बन लो इनकम सेगमेंट के लिए एक न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट लाइन तैयार करना। राहुल थोड़ा हेसिटेंट था क्योंकि यह उसके कंफर्ट जोन से बाहर था। गांवों की लाइफस्टाइल, उनकी साइकोलॉजी, उनकी ज़रूरतें वह समझता था। पर शहर के लो इनकम कंज्यूमर्स को लेकर उसके पास ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। पर जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसने सोचा चलो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसने असम्पशन लिया कि यह अर्बन लो इनकम फैमिलीज शायद रूरल फैमिलीज की तरह ही बिहेव करती होंगी। लिमिटेड बजट, हाई प्राइस सेंसिटिविटी और बेसिक यूटिलिटी प्रेफरेंस। इस असम्पशन के आधार पर उसने एक न्यूट्रिशन बिस्कुट कॉन्सेप्ट तैयार किया। सिंपल, अफोर्डेबल एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। राहुल की टीम ने एक प्रोटोटाइप बनाकर इसे प्राइस सेंसिटिविटी और बेसिक यूटिलिटी प्रेफरेंस। इस असम्पशन के आधार पर उसने एक न्यूट्रिशन बिस्कुट कॉन्सेप्ट तैयार किया। सिंपल, अफोर्डेबल एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। राहुल की टीम ने एक प्रोटोटाइप बनाकर इसे सिलेक्टेड अर्बन स्लम एरियाज में पायलट किया। शुरू के 2 हफ्तों में फीडबैक आया, टेस्ट नहीं अच्छा है। बच्चे इसे खाना नहीं चाहते। लगता है जैसे कोई हॉस्पिटल का खाना हो। राहुल चौंका। उसे लगा था कि अफोर्डेबिलिटी और न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर होगा। टेस्ट शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उसके असम्पशन गलत साबित हो रहे थे। राहुल ने टीम को बुलाया और कहा, लेट्स पॉज एवरीथिंग। अब असम्पशन नहीं, रियल परसेप्शन से काम करेंगे। अब राहुल खुद निकला अपने फील्ड रिसर्चर्स के साथ और उसने एक एक फैमिली से बात की। उसने बच्चों से बात की, उनकी मॉम से बात की और यह समझने की कोशिश की कि उनके लिए खाने का मतलब क्या है। उसे जल्दी ही समझ आया कि अर्बन लो इनकम फैमिलीज, खासकर जो सिटीज में रहती हैं, वह रूरल फैमिलीज से बिल्कुल अलग सोच रखती है। वो ब्रांडेड चीजें चाहते हैं। उन्हें टेस्ट की परवाह है और वो अपने बच्चों को फील गुड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, भले ही उनकी इनकम लो हो। राहुल को एहसास हुआ कि उसकी सोच कहीं ना कहीं पुराने एक्सपीरियंस से कलर्ड थी। उसकी परसेप्शन में बायस था। उसे लगा था कि कम इनकम वाले लोग सिर्फ यूटिलिटी को देखते हैं, इमोशंस नहीं। यह एक कॉग्निटिव ट्रैप था। उसने अपनी पूरी टीम के साथ एक रिफ्लेक्टिव वर्कशॉप की। वहां उसने ओपनली एडमिट किया, हमने असुम किया कि यह लोग रूरल कंज्यूमर्स जैसे होंगे। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही बिहेवियर भी बदलता है। स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपने परसेप्शन को चैलेंज करना। उन्होंने फिर से शुरुआत की, इस बार बिना किसी प्रीकंसीव्ड नोशन के। एक नए कंज्यूमर स्टडी राउंड में उन्होंने एक सवाल सबसे पहले रखा, अगर हम आपके बच्चों के लिए एक बिस्कुट बनाएं तो उसमें क्या होना चाहिए ताकि बच्चे उसे खुशी से खाएं और आप बार बार खरीदें। जवाब आए, चॉकलेट फ्लेवर हो, अट्रैक्टिव पैकेट हो, टीवी पर ऐड दिखे, स्कूल में बच्चे उसे दूसरों से कंपेयर करें। राहुल हंस पड़ा। वह सोच रहा था न्यूट्रिशन, और फैमिली सोच रही थी इमोशनल अपील, सोशल इमेज और बच्चे की खुशी। यहां स्ट्रेटेजी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था राहुल का
अपना ही मेमोरी और बायस। उसे जूलिया स्लोन की बात याद आई, गुड स्ट्रेटेजिस्ट आर नॉट जस्ट गुड थिंकर्स, दे आर गुड क्वेश्चनर्स। दे नो हाउ टू क्वेश्चन देयर ओन माइंड। अब राहुल ने खुद को एक एक्सरसाइज दी। अपने हर प्रोजेक्ट से पहले वो 3 सवाल खुद से पूछेगा। 1, मैं क्या मानकर चल रहा हूं? 2, इस असम्पशन की जड़ कहां से आई है? 3, क्या यह असम्पशन आज भी वैलिड है? यह उसका नया थिंकिंग मॉडल बन गया। राहुल ने प्रोडक्ट रीडिजाइन किया। अब बिस्कुट का टेस्ट रिच था, शेप इंटरेस्टिंग थी, पैकेट कार्टून बेस्ट था और एक टैगलाइन बनाई गई, हीरो बिस्कुट हर बच्चे का सुपरस्टार स्नैक। प्राइस थोड़ा बड़ा था पर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। लॉन्च के पहले ही महीने में प्रोडक्ट ने एक्सपेक्टेड सेल्स को डबल कर दिया। राहुल को अब हर स्टेप में कॉग्निशन की रोल समझ आने लगी थी। परसेप्शन हमारी दुनिया को शेप करता है, लेकिन परसेप्शन हमेशा ट्रू नहीं होता। कई बार हम अपनी मेमोरी के हिसाब से सोचते हैं, पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन यही सोच स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी गलती होती है। एक और प्रोजेक्ट में यह बात और गहराई से सामने आई। उनकी कंपनी ने सोचा कि एक हर्बल हेल्थ ड्रिंक लॉन्च किया जाए क्योंकि मार्केट में फिटनेस का ट्रेंड बढ़ रहा था। राहुल को यह आइडिया सही लगा, पर जब टीम ने मार्केट सर्वे किया तो पता चला कि लो इनकम सेगमेंट में लोग हेल्थ ड्रिंक को लग्जरी मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो कमजोर लोग ही पीते हैं। यहां राहुल की एक और असम्पशन टूट गई। उसने सोचा था कि हेल्थ ने मार्केट सर्वे किया तो पता चला कि लो इनकम सेगमेंट में लोग हेल्थ ड्रिंक को लग्जरी मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो कमजोर लोग ही पीते हैं। यहां राहुल की एक और असम्पशन टूट गई। उसने सोचा था कि हेल्थ के नाम पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और इंटरेस्ट जनरेट करेगा। लेकिन लोगों की परसेप्शन हेल्थ ड्रिंक को लेकर अलग थी। वो इसे इलनेस या वीकनेस से जोड़ते थे, ना कि स्ट्रेंथ या स्टेटस से। इस बार राहुल ने लैंग्वेज और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने प्रोडक्ट को एनर्जी बूस्टर की तरह पोजीशन किया, जो स्पोर्ट से जुड़ा हो और पावर से एड कैंपेन में छोटे बच्चों को नहीं, बल्कि टीनेज बॉयज को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया, जो ड्रिंक पीकर चैंपियन बनते हैं। परसेप्शन बदलते ही प्रोडक्ट की इमेज चेंज हो गई और उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी भी। राहुल अब समझ चुका था कि स्ट्रेटेजिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी स्किल है अपने अंदर के बायस को रिकग्नाइज करना और एक्टिवली उसे टेस्ट करना। मेमोरी से डिसीजंस लेना आसान है क्योंकि वो कंफर्ट देता है, लेकिन स्ट्रेटेजी में कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी चाहिए। अब उसकी टीम में एक नया कल्चर बन चुका था। कोई भी नई स्ट्रेटेजी बनाने से पहले बायस बस्टिंग सेशन होता था, जहां सभी टीम मेंबर्स अपने असम्पशन ओपनली रखते थे और एक दूसरे से पूछते थे, इट्स दिस योर मेमोरी स्पीकिंग और योर मार्केट स्पीकिंग? राहुल ने एक बार कहा, स्ट्रेटजी बनाना एक तरह से मेंटल डिटॉक्स है। हमें अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना होता है ताकि हम दुनिया को फ्रेश आइज से देख सकें। इस माइंडसेट ने राहुल को एक ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया जो सिर्फ लॉजिक से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से भी डिसीजंस लेता था। उसका हर स्टेप अब सिर्फ प्लान नहीं होता था, बल्कि एक प्रोसेस होता था। परसेप्शन को चेक करना, असम्पशन को टेस्ट करना और रियलिटी को ऑब्जर्व करना। अब उसे जूलिया स्लोन की बातों की डेप्थ समझ आने लगी थी। कॉग्निशन एक डबल एज्ड सोर्ड है। यह हमें पैटर्न समझने में मदद करता है, पर अगर हम उसे क्वेश्चन ना करें तो यही पैटर्न्स हमें ट्रैप कर सकते हैं। राहुल ने खुद पर एक हैबिट बना ली थी। जब भी उसे कोई आइडिया परफेक्ट लगे, वो खुद से कहता, होल्ड ऑन, ये शायद मेरे अंदर की बायस हो। चलो डेटा और डायलॉग से वेरीफाई करते हैं। उसकी यही सोच उसकी टीम को इंस्पायर करती थी। अब सब ब्रेनस्टॉर्मिंग में बोल्ड आइडियाज देते, पर साथ ही पूछते, इट्स दिस ट्रूली व्हाट द मार्केट वांट्स और जस्ट व्हाट वी थिंक इट वांट्स? और शायद यही सवाल हर स्ट्रेटेजिस्ट को खुद से पूछना चाहिए। राहुल की यह नई जर्नी हमें सिखाती है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ डेटा, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का खेल नहीं है। ये माइंड की दुनिया को समझने और उससे बाहर निकलने की कला है। स्ट्रेटजिक थिंकर वही बनता है जो अपनी सोच को भी सोचता है, और यही आर्ट है रियल स्ट्रेटेजी की, एक ऐसा विजन जो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी ऑब्जर्व करता है। और जब तक हम अपनी परसेप्शन को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों की ज़रूरतें कैसे समझ पाएंगे? राहुल अब हर स्ट्रेटजी सेशन के पहले एक लाइन जरूर कहता था,
चलो असम्पशन का चश्मा उतार कर देखते हैं, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। राहुल अब कंपनी का सबसे चर्चित स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था। उसके पास अब सिर्फ रूरल या अर्बन डिवीजन की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वो अब कोर स्ट्रेटजी काउंसिल का हिस्सा था, जहां पूरे कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर विचार होता था। राहुल को अब ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर काम करना होता था, जहां एकदम क्लियर आंसर नहीं होता था। बस बहुत सारे सवाल होते थे, ऑप्शंस होते थे और उनके पीछे कई कई लेयर्स होती थी, और यहीं उसे जूलिया स्लोन की एक और बात गहराई से समझ आने लगी। स्ट्रेटजिक इंक्वायरी इज नॉट अबाउट हैविंग द राइट आंसर बट अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक दिन कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट में भी एंट्री लेनी चाहिए। इंक्वायरी इज नॉट अबाउट हैविंग द राइट आंसर बट अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक दिन कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट में भी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव प्लेयर्स के कंपटीशन में नहीं। उन्हें कुछ अलग सोचना था, कुछ ऐसा जो मास और अफोर्डेबिलिटी के बीच बैलेंस करे। राहुल को यह लीड प्रोजेक्ट दे दिया गया और कहा गया, वी वांट अ ब्रेक थ्रू आइडिया, समथिंग बोल्ड। राहुल ने अपने पहले 2 एक्सपीरियंस याद किए, स्ट्रेटेजी, एज लर्निंग और कॉग्निटिव बायस से निपटना। पर इस बार प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ईवी मार्केट में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कंज्यूमर माइंडसेट, बैटरी टेक्नोलॉजी, प्राइस पॉइंट्स और सबसे बढ़कर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। राहुल जानता था कि यह वह मोमेंट है जहां उसे डिसीजन नहीं, इंक्वायरी शुरू करनी है। उसने अपनी कोर टीम के साथ 2 हफ्तों का स्ट्रेटेजिक इंक्वायरी बूट कैंप रखा। वहां कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया, सिर्फ सवाल पूछे गए। राहुल ने सोक्रेटिक स्टाइल को अपनाया, जिसमें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलता है। उसने सबसे पहला सवाल टीम से पूछा, अगर एक गांव में बिजली नहीं है तो ईवी वहां लग्जरी होगी या नीड? एक टीममेट ने कहा, लग्जरी। दूसरा बोला, डिपेंड्स। शायद अगर ईवी एक सोलर सपोर्टेड चार्जिंग सिस्टम के साथ आए तो वह नेसेसिटी बन सकती है। राहुल ने अगला सवाल पूछा, अगर हम अस्यूम करें कि बैटरी टेक्नोलॉजी अगले 3 साल में सस्ता हो जाएगा तो क्या हम अब भी इसे प्रिपेयर करें या वेट करें? तीसरा टीममेट बोला, प्रिपेयर करें, पर फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी रखनी होगी। यहीं से डायलेक्टिकल थिंकिंग शुरू हुई। हर ओपिनियन के सामने काउंटर ओपिनियन रखा गया ताकि हर आइडिया के अंदर की डेप्थ समझी जा सके। राहुल ने जानबूझकर कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स को इनवाइट किया और एक रूल रखा, नो आइडिया टू स्टूपिड टू एक्सप्लोर। फिर उन्होंने सिनेरियो बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू की। राहुल ने व्हाइट बोर्ड पर 3 फ्यूचर सिनेरियो बनाए। सिनेरियो ए, सरकार हैवी सब्सिडी देती है, ईवी मास मार्केट में आ जाते हैं। सिनेरियो बी, बैटरी प्राइस नीचे नहीं आते और एडॉप्शन स्लो रहता है। सिनेरियो सी, क्लाइमेट इमरजेंसी के चलते नॉन ईवी व्हीकल्स पर हेवी पेनल्टी लगती है, जिससे फोर्स्ड एडॉप्शन होता है। हर सिनेरियो पर एक ही सवाल पूछा गया, इस स्थिति में हम क्या करेंगे और आज क्या कदम उठा सकते हैं ताकि हम हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहे। अब टीम ने स्ट्रेटेजिस्ट को लाइनियर वे में नहीं, मल्टीपाथ वे में सोचना शुरू किया। एक टीम मेंबर ने कहा, लेट्स बिल्ड अ फ्लेक्सिबल व्हीकल डिजाइन दैट कैन बी एडाप्टेड फॉर डिफरेंट बैटरी मॉडल्स। दूसरा बोला, लेट्स इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रूरल सोलर चार्जिंग पॉइंट्स एज अ पायलट। और एक और ने सजेस्ट किया, अर्बन डिलीवरी सर्विसेज को टारगेट करें क्योंकि वहां फास्टर ईवी एडॉप्शन हो रहा है। अब राहुल ने इस इंक्वायरी को ब्रॉड कर दिया। उन्होंने एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स से भी सवाल पूछने शुरू किए, पॉलिसी मेकर्स, टेक एक्सपर्ट्स, डिलीवरी वर्कर्स और लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियन से। हर कन्वर्सेशन एक नए सवाल को जन्म देता। जैसे जब उन्होंने एक ई रिक्शा ड्राइवर से पूछा, अगर आपको एक ईवी मिले जो 20% ज्यादा महंगी हो लेकिन मेंटेनेंस कम हो, तो क्या आप अडॉप्ट करेंगे? ड्राइवर ने जवाब दिया, अगर कोई मुझे बोले कि इनिशियल पेमेंट कम है और मैं ईएमआई में धीरे धीरे पे करूं, तो मैं सोच सकता हूं। राहुल ने सोचा, हम शायद प्राइस को प्राइमरी बैरियर मान रहे थे, पर असल में पेमेंट मॉडल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इंक्वायरी का दायरा सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन से नहीं, फाइनेंस और इकोसिस्टम तक फैल चुका था। स्ट्रेटेजिक इंक्वायरी ने राहुल की सोच में एक नया एलिमेंट जोड़ा। हर सवाल से नया पर्सपेक्टिव और हर पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजी का नया लेयर। एक बार एक टीममेट ने, फाइनेंस और इकोसिस्टम तक फैल चुका था। स्ट्रेटेजिक इंक्वायरी ने राहुल की सोच में एक नया एलिमेंट जोड़ा।
हर सवाल से नया पर्सपेक्टिव और हर पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटजी का नया लेयर। एक बार एक टीममेट ने सजेस्ट किया कि क्यों ना स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ईवी स्कूल वैन्स बनाएं जो सोलर एनर्जी से चलें। राहुल ने तुरंत कोई डिसीजन नहीं दिया, बस पूछा, अगर हम यह करें तो ऑपरेशनल मॉडल कैसा होगा? कौन इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या पेरेंट्स भरोसा करेंगे? अब पूरी टीम खुद सवाल करने लगी थी। इंक्वायरी एक कल्चर बन चुका था। राहुल ने ऑब्जर्व किया कि जब आप सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग को अपना लेते हो तो टीम केवल टास्क कंप्लीटर्स नहीं रह जाती, वो सोचने वाले और इमेजिन करने वाले लोग बन जाते हैं। और जब टीम डायलेक्टिकली सोचती है, यानी हर आइडिया को काउंटर आइडिया से टकराती है, तब सॉल्यूशन सुपरफिशियल नहीं डीपली एम्बेडेड होते हैं। धीरे धीरे एक रफ ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, लेकिन राहुल ने उसे फाइनल स्ट्रेटेजी कहने से मना कर दिया। उसने उसे इवॉल्विंग हाइपोथेसिस कहा, जो फ्यूचर डेटा और इंक्वायरी से रिफाइन होता रहेगा। उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स पैरेलल लॉन्च किए। एक ईवी डिलीवरी पायलट अर्बन स्लम्स में, दूसरा एक सोलर चार्जिंग टेस्ट रूरल एमबी में, तीसरा एक ईएमआई बेस्ड ओनरशिप मॉडल ट्रायल। एक कोऑपरेटिव के साथ हर पायलट के बाद एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी सेशन रखा गया, जहां पर वही सोक्रेटिक मेथड चला। What surprised us? What do we still not know? What is this data hiding? राहुल ने अब एक नया प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। स्ट्रेटजी न केवल एक रोड है, यह एक कंपास है, और कंपास तभी काम करता है जब हम बार बार पूछें, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। कंपनी के सीईओ ने जब राहुल से पूछा कि इतनी अनसर्टेनिटी में वह कैसे कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाता है, तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आंसर्स में कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट हूं। स्ट्रेटेजिक इंक्वायरी ने राहुल को वो एज दिया जो स्प्रेडशीट्स, डैशबोर्ड्स और ट्रेंड रिपोर्ट्स नहीं दे सकते थे। उसने रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस किया थॉटफुल, फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरेशन से। अब जब भी कोई नया चैलेंज आता, राहुल कहता, चलो पहले 10 सवाल बनाते हैं, फिर आंसर्स ढूंढने निकलेंगे। उसकी इस अप्रोच ने कंपनी को कई बार गलत इन्वेस्टमेंट से बचाया और कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखाई जो पहले नजर नहीं आती थीं। कॉम्प्लेक्सिटी के समय में जो स्ट्रेटेजिस्ट सवाल पूछता है, वही डायरेक्शन दिखा सकता है। और जब सवाल सोक्रेटिक होते हैं, सिनेरियो इमेजिनेशन से बनते हैं और डिस्कशन डायलेक्टिक होता है, तब स्ट्रेटेजी कोई बंद रास्ता नहीं, एक इवॉल्विंग जर्नी बन जाती है। शायद यही वो रियल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जो जूलिया स्लोन ने सिखाई थी। एक सोच जो उत्तरों से नहीं, सवालों से शुरू होती है। राहुल अब कंपनी का सबसे ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिस्ट बन चुका था। उसने कई बोल्ड डिसीजंस लिए थे, कई बार अपनी ही असम्पशन को तोड़ा था और इंक्वायरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। लेकिन एक दिन एक ऐसा प्रॉब्लम सामने आया जिसने उसे फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार सिर्फ सोचने नहीं, अपनी पूरी थिंकिंग को रिफ्रेम करने पर। कंपनी अब एग्रीकल्चर टेक में प्रवेश करना चाहती थी। उनका गोल था एम्पावर फार्मर्स विद स्मार्ट एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। राहुल को एक सीनियर टीम के साथ प्रोजेक्ट लीड करने को कहा गया। पहली मीटिंग में ही कई आइडियाज आने लगे, लो कॉस्ट सॉइल सेंसर्स, आई बेस्ट क्रॉप प्रिडिक्शन एप्स, ड्रोन, स्प्रिंग सर्विसेज वगैरह। पर राहुल को एक अजीब सा डिस्कनेक्ट लग रहा था। सब डिस्कशंस बहुत हाईटेक हो रहे थे, जैसे मानो फार्मर्स सिलिकॉन वैली के कोडर्स हो। उसे लगा जैसे सभी लोग अपने ही फ्रेम से चीजों को देख रहे हैं। टेक फ्रेमिंग से उसने मीटिंग रोक दी और पूछा, क्या हम सोच रहे हैं कि किसान टेक्नोलॉजी को वैसे ही देखता है जैसे हम देखते वैली के कोडर्स हो? उसे लगा जैसे सभी लोग अपने ही फ्रेम से चीजों को देख रहे हैं। टेक फ्रेमिंग से उसने मीटिंग रोक दी और पूछा, क्या हम सोच रहे हैं कि किसान टेक्नोलॉजी को वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं? सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, टेक्नोलॉजी तो सबको एम्पावर करती है। राहुल बोला, सही बात है, पर क्या फार्मर को ऐसा लगता है? यहीं से राहुल ने जूलिया स्लोन की एक और कॉन्सेप्ट उठाई, फ्रेमिंग एंड रिफ्रेमिंग। उसने टीम को कहा, इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग फ्रेम्स में इमेजिन करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी फ्रेम सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। पहला फ्रेम था टेक्नोलॉजी एज ए टूल। किसान को एक ऐसा डिवाइस दो जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़े। इसमें सभी हार्डवेयर फोकस्ड आइडियाज थे, सेंसर्स,
ड्रोन्स, वेदर स्टेशंस। दूसरा फ्रेम था ज्ञान के रूप में शक्ति। किसान को वह जानकारी दो जो उसे निर्णय लेने में मदद करे। इसमें क्रॉप एडवाइजरी, एप्स, लोकल लैंग्वेज, चैटबॉट और सीजल प्रिडिक्शन मॉडल्स शामिल थे। तीसरा फ्रेम था डिग्निटी वैल्यू। किसान को ऐसा सॉल्यूशन दो जिससे उसे लगे कि वह बैकवर्ड नहीं है बल्कि रिस्पेक्टेड है। इसमें बिहेवियरल कैंपेन्स, लोकल लीडरशिप ट्रेनिंग और स्टोरी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स शामिल थे। राहुल ने इन तीनों फ्रेम्स के साथ रियल फार्मर्स से फील्ड कन्वर्सेशन शुरू की। हर फार्मर से 3 ही सवाल पूछे गए। आपके लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? किस चीज से आप एम्पावर्ड महसूस करते हैं और टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या मायने रखती है? जो जवाब आए उन्होंने पूरी टीम की आंखें खोल दी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, मुझे डेटा से डर लगता है, लेकिन अगर कोई मुझे समझा दे और साथ चले तो मैं सीख सकता हूं। एक महिला किसान ने कहा, हमारे गांव में सेंसर से नहीं स्टोरीज से लोग इंस्पायर्ड होते हैं। एक युवा किसान ने कहा, अगर ऐप में मेरी भाषा में बातें हो और मेरी प्रॉब्लम को सीधा आंसर मिले तो मैं हर दिन यूज करूं। राहुल ने पूरी टीम को वापस बुलाया और कहा, हम टेक्नोलॉजी एजे टूल के फ्रेम में फंसे थे। हमें फार्मर एजे ह्यूमन के फ्रेम में शिफ्ट करना होगा। अब पूरी स्ट्रेटेजी रिफ्रेम की गई। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट टाइटल रखा, साथी नॉट स्मार्ट। इसका आइडिया सिंपल था। फार्मर को टेक्नोलॉजी ना दो, उसे एक साथी दो जो टेक्नोलॉजी को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। अब सेंसर्स वही थे, एप्स वही थे, पर प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शन पूरी तरह बदला गया। हर डिवाइस एक स्टोरी से जुड़ा था। जैसे सॉइल सेंसर को मिट्टी का डॉक्टर कहा गया, ऐप को खेती का गूगल और चैटबॉट को गांव का दोस्त। राहुल ने एक एनालॉजी दी। जब आप बिनोक्यूलर से देख रहे हो तो आप सिर्फ सामने देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वही बिनोक्यूलर उल्टा करके देखें तो पूरी दुनिया छोटी लगती है। स्ट्रैटेजी में फ्रेमिंग भी वैसी ही होती है। कभी कभी चीजों को उल्टा देखने से क्लैरिटी मिलती है। अब पूरी टीम एक हैबिट डेवलप कर चुकी थी। हर 15 दिन में एक रिफ्रेमिंग थर्सडे होता था, जहां हर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को कम से कम 2 नए फ्रेम्स में सोचने की कोशिश की जाती थी। जैसे अगर हमारा प्रोडक्ट कोई मशीन नहीं बल्कि एक टीचर होता तो वो कैसा होता? अगर हमारा सॉल्यूशन एक फेस्टिवल होता तो वो कैसे सेलिब्रेट होता? अगर फार्मर हमारा प्रोडक्ट को अपनी बेटी की शादी जैसा इंपॉर्टेंट माने तो क्या बदलेगा? इन मेटाफोरिकल रिफ्रेमिंग ने टीम की इमेजिनेशन को अनलॉक कर दिया। अब स्ट्रैटेजी मैकेनिकल नहीं रही, ह्यूमन बन गई। लॉन्च के दिन राहुल ने फार्मर्स को इनवाइट किया और एक डेमो दिया, जहां कोई टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज नहीं बोल रहा था। सब खेत, बीज, बारिश और बच्चों की भाषा में बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह जो तुमने बनाया है वह मशीन नहीं है, यह तो हमारे जैसा सोचता है। राहुल को समझ आ गया, स्ट्रैटेजी तभी रियल होती है जब वह लोगों की सोच की भाषा में बोले। अब जब भी वह किसी नए प्रॉब्लम पर काम करता तो खुद से, जो तुमने बनाया है वह मशीन नहीं है, यह तो हमारे जैसा सोचता है। राहुल को समझ आ गया, स्ट्रैटेजी तभी रियल होती है जब वह लोगों की सोच की भाषा में बोले। अब जब भी वह किसी नए प्रॉब्लम पर काम करता तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, मैं इसे किस नजरिए से देख रहा हूं और कौन सा नजरिया मैं मिस कर रहा हूं। कंपनी ने उस ईयर एग्रीकल्चर टेक में अपनी स्ट्रांगेस्ट ब्रेक थ्रू की। लेकिन राहुल के लिए अचीवमेंट सिर्फ सेल्स नंबर्स नहीं थे, बल्कि वह मोमेंट था जब उसकी पूरी टीम ने फ्रेमिंग को एक स्किल नहीं माइंडसेट बना लिया। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेडिफाई किताबें चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।